हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है दी समर हिकारू डाइड एपिसोड नंबर 11 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देख लेना। तो आप बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जो कि अभी बच्चा ही होता है, वो अपने फादर के साथ था। वहाँ पर उसके फादर उसे एक कहानी सुना रहे होते हैं। ये कहानी दो किसानों की थी, जिसमें से एक लालची था और एक दयालु था। वहाँ वो दोनों जंगल में जाते हैं। वहाँ लालची किसान एक पहाड़ के अंदर अपना सर देता है जहाँ पे एक मशरूम था, लेकिन वैसे ही उसका सर कट जाता है। इस वजह से जो दयालु किसान था वो भागते हुए गाँव में आता है, लेकिन इस बार उसकी टोकरी में इतना खाना होता है कि पूरे गांव की दावत हो जाती है। अब कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है। जो उसकी अपने फादर से पूछ रहा था, आपको हिकारू के डैड और उनकी फैमिली के बारे में क्या पता है। वहाँ उसके फादर उससे बोलते हैं, आखिर तुमसे ये बात किसने बोली है और आखिर क्यों तुम्हें इस बारे में जानना है। लेकिन जो उसकी बात चुप रहता है। तो वहाँ पर अब उसके फादर बोलते हैं, हर 5 साल में इंडू फैमिली के मर्दों को पहाड़ पे जाना होता है। वहाँ जाकर वो भगवान से माफी मांगते हैं और उन्हें बोला जाता है कि वो पहाड़ से नीचे ना उतरे। अब हम दोबारा से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर तो उसे याद कर रहा था। उसे कारू ने बोला था बहुत पहले इंडू फैमिली की मुखिया की वाइफ प्लेग से मर गई थी और वो अपनी बीवी का सर उठा के पहाड़ पे ले जाता है और देवता से प्रार्थना कर रहा था कि इसे जिंदा कर दिया जाए और इसके बदले आप उससे कुछ भी ले लो। लेकिन इंडो फैमिली को छोड़कर और उसके बाद से हमारे गांव में काफी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के 100 लोग मर जाते हैं और सबकी ही मौत सिर या गर्दन से होती है। किसी ने खुद ही अपने गर्दन को काट लिया या तो उसने फांसी लगा ली। किसी के सर को जानवरों ने कुचल दिया और कुछ लोगों के सर तो बस हवा में ही ऐसे ही गायब हो गए। और लेकिन अभी तक किसी भी इंडो फैमिली को कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद उसकी वाइफ भी जिंदा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसका सर ही जिंदा होता है। और इसके बाद वो दोबारा मर जाती है और उसके मरने के बाद गांव में ये मौत का सिलसिला रुक जाता है। वहाँ कोई बोल रहा था कि मैं पक्का तो नहीं बोल सकता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात तो कहा जाता है कि इंडो फैमिली अभी भी उस वाइफ का सर संभाल के रखती है और उसे इंडो किसी बोला जाता है। और हर पीढ़ी उस सर को लेकर माउंटेन पर जाती है। वहाँ तो ऐसी भूलता है कि अपनी मौत से थोड़ा सा पहले कोई उस परंपरा को खत्म करना चाहता है। उसका कहना था कि लोगों की सामा उस तरीके का नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। ये पूरा का पूरा रिचुअल ही बेकार है। लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से हो जाती है। लेकिन वहाँ तोशी को ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट रियल नहीं था, उसे किसी ने करवाया था, क्योंकि शायद वो इंडो फैमिली की परंपरा को खत्म करना चाहता था। वहाँ पर जो उसके फादर बोल रहे थे कि कोयल के जाने के बाद ऐसा लगता है कि गांव में कोई वैल्यूएबल चीज बची ही ना हो। ये सुन के योशिकी सोच रहा था कि उसके फादर और हिकारू के फादर एक ही जैसे थे, बिल्कुल योशिकी और हिकारू के जैसे। फिर वहाँ पर वो दोनों अपनी फैमिली और बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ योशिकी के फादर बोल रहे थे कि जो जगह लोगों को मिलती नहीं है वो कुछ ऐसी जगह ढूंढते हैं जो उन्हें चाहिए और वो उनका पेट भर सके। वहाँ पर आखिर में योशिकी पूछता है कि क्या मैं आपकी किताबें पढ़ सकता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल तुम पढ़ सकते हो। देखते हैं कि योशिकी अपने डैड की किताबें में ढूंढ रहा था और सारी चीजों को दोबारा से सोचने लगता है। जब मास डेथ हुई थी तब गांव वाले ने नुनुकी सामा को गॉड माना था, लेकिन योशिकी सोचता है कि पहले सर चढ़ाने पे कुछ भी नहीं हुआ और एकदम से वो विश फुलफिल कैसे होने लग गई। और उसके बाद उसको हिकारू के पहाड़ से लौटना फ्लैशबैक होता है और वो सोचता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब उसे एक आर्ट बुक दिखाई देती है और उसके अंदर ड्रॉइंग्स होती है और वहाँ पर वही इमेजेस थी जो कि हिकारू के अंदर दिखाई देती हैं। अब हम योशिकी और हिकारू को लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ पर दोनों ही बैठ के बात कर रहे थे। वहाँ पर हिकारू बोलता है कि सबके सब घर जा चुके हैं और मेरे फादर और ग्रैंडफादर हमेशा उसे उनकी सैन बोलते थे। हिकारू वहाँ बोलता है कि ओल्ड मैन टाकादा की बात हम फॉलो करते हैं। हॉलमैन में हम फैमिली का राज देखते हैं और अब योशिकी उस पीस को देखता है जो कि उसके हाथ में हिकारू का हिस्सा है और वो पूछता है क्या तुम इस वजह से कमजोर हो। तो हिकारू बोलता है हाँ हो सकता है। और फिर योशिकी बोलता है तो फिर इसे तुम वापस ले लो। लेकिन हिकारू वहाँ कंफ्यूज होता है कि मैं इसे वापस लूँ या ना लूँ, क्या इसे लेके मैं वापस नॉर्मल हो पाऊंगा या नहीं होगा। तो हिकारू बोलता है इसे वापस लेने पे तुम मुझे दोबारा से नफरत करोगे।
तो योशिकी बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हिकारू का नेक दर्द हो रहा होता है और अब वो रुकता है, अपनी गर्दन पकड़ लेता है। इस वजह से योशिकी पलट के देखता है। हिकारू सीधा योशिकी को देख रहा था और वो हंसता है, तभी उसकी गर्दन फटने लगती है और अब हिकारू के अंदर की एंटिटी उसकी आँख और गर्दन से लीक हो रही थी। योशिकी वहाँ काफी अजीब फील कर रहा था और अब वो पीछे हट के भाग रहा था, लेकिन हिकारू कॉरिडोर में उसके पीछे दौड़ता है। योशिकी वहाँ जीने पे जाकर रुक जाता है क्योंकि नीचे से बच्चों की आवाज आ रही थी और वो ये नहीं चाहता कि कोई हिकारू को देख ले। और अब जैसे ही वो पलट के देखता है, वहाँ पर हिकारू के अंदर का जो एंटिटी था वो पूरी तरीके से फैल गया था और योशिकी को चारों तरफ से घेरने लगता है। और अब उसे एहसास होता है कि हिकारू का जो फिजिकल फॉर्म था वो बस एक सेल की तरह था। और अब इतने डर के बावजूद भी योशिकी नोटिस करता है कि इनसाइड उतना भी घिनौना नहीं लगता जितना पहले लगा करता था, जैसे कि वो पहले से ही उसके अंदर मिक्स हो चुका हो। जैसा कि कुरोबयाशी ने बोला था कि योशिकी जितना हिकारू के साथ रहेगा उतना ही मिल जाएगा। वहाँ पर वो हिकारू का नाम लेता है और धीरे धीरे हिकारू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रोड के ऊपर बैठ के एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और नीचे स्टेयर पे आसपास ये सब देख रही थी, लेकिन वो शांति से वहाँ से पलट के चले जाते हैं। और अब हम दूसरी तरफ कुरोबयाशी और हिकारू को देखते हैं। कुरोबयाशी हिकारू से बोल रही थी तुम और योशिकी एक दूसरे के अंदर घुल रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ था। तुम और योशिकी एक दूसरे के अंदर घुल रहे हो और जब ऐसा होता है तब इंसान और दूसरे दुनिया के बीच की दीवार टूटने लगती है और फिर नेगेटिव चीजें तुम्हारी तरफ खींचने लगती हैं। वहाँ पर हिकारू बोलता भी है कि मैं इंसानों को पूरी तरीके से समझ नहीं पाता, दोस्ती, परिवार का प्यार या रोमांटिक लव जैसी चीजें, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन जैसा मैं हूँ वैसा योशिकी ने मुझे अपनाया है, इसी वजह से मैं उसे कभी भी दुख नहीं देना चाहता। लेकिन कभी कभी मैं खुद के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता हूँ और इसी बात से मैं गिल्ट में भी हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस पहाड़ पे लौट जाऊँ जिससे सारी चीजें नॉर्मल हो सके। तो वहाँ पर कुरोबयाशी बोलती है शायद ये एक परफेक्ट सोल्यूशन ना हो, लेकिन कुछ ना करने से ये अच्छा ही है। वहाँ हिकारू टेबल पे अपना सर रख देता है। वो बोलता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वहाँ उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बोल रहा था मैं दोबारा अकेला नहीं रहना चाहता। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हिकारू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अब इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन हिकारू अभी कमजोर है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा के शायद उसे हिकारू के शरीर से निकाला तो जा सकता है। इससे योशिकी की सेफ्टी भी हो जाएगी और हिकारू का दर्द भी खत्म हो जाएगा। और अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करती और वो हिकारू को वापस घर भेज देती है क्योंकि उसे लगता है कि हिकारू के लिए एक फैमिली है जो कि उसका इंतजार कर रही होगी। और अब हिकारू के घर जाने के बाद कुरोबयाशी के घर के डोरबेल बजती है, लेकिन वहाँ पर जो खड़ा होता है उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।